दोस्तों, जासूसी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना ह्यूमन हिस्ट्री में वॉर्स का। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी जासूसी तंत्र के बारे में मेंशन किया है और बोला है कि किस तरह एक राज्य के लिए एक जासूसी तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका असर हमें देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका बहुत ज्यादा अपने जासूसी तंत्र पर निर्भर करते हैं। मिडिवल टाइम्स में मुगल शासकों का भी बहुत मजबूत जासूसी तंत्र होता था और मॉडर्न टाइम्स में टीपू सुल्तान, मराठा राजा और साथ ही साथ आपके विजयनगर साम्राज्य के राजा भी, शासक भी जासूसी तंत्र पर निर्भर करते हैं। यह केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं था, जबकि प्राचीन यूनान मतलब प्राचीन रोम में और प्राचीन ग्रीक में, एंशिएंट ग्रीक में भी हम देखते हैं कि जूलियस सीजर, मार्कस ऑरेलियस जैसे बड़े राजा भी जासूसों पर ही निर्भर करते हैं। इन जासूसों को एक राजा की आंख और कान बोला जाता था। ये दूसरे देशों में भेजे जाते थे और वहां से अपने देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन राजा और राज्य के साथ शेयर करते थे। आज वॉरफेयर के मॉडर्न होने के साथ, वॉरफेयर के बदलने के साथ जासूसी भी बदल चुकी है। जासूसी ने एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ले लिया है। अब हम इन जासूसों को या जासूसी तंत्र को इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम से जानते हैं और हम ये देखते हैं कि किस तरह वर्ल्ड वॉर्स में और पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन में अमेरिका ने अपनी CIA, रशिया ने KGB और ब्रिटेन ने MI5, MI6 का यूज किया। भारत के पास भी ऐसी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। फॉर्मल इंटेलिजेंस एजेंसी की अगर हम बात करें तो दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इनफॉर्मल एजेंसी की अगर हम बात करें तो रॉ का नाम आपने जरूर सुना होगा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमें अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए और हमें केवल और केवल IPS या IRS ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेटिक सिविल सर्वेंट्स के ऊपर निर्भर ना रहकर ऐसे एक्सपर्ट्स का चुनाव करना चाहिए जो कि साइंस एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स हो, जो कि हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज को और मजबूत बना सकें। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू द चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल आया, हर्षवी पंत जो कि हमारे देश के स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, बहुत बड़े, उन्होंने बोला कि किस तरह इंडियन इंटेलिजेंस नीड्स साइंस एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स एंड दे शुड लुक बियॉन्ड IPS एंड IRS ऑफिसर। जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए, एंटी टेरर क्राइम्स के लिए, इन सारे क्राइम्स के लिए हम IPS और IRS ऑफिसर्स पर निर्भर हैं, ये गलत है। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बियॉन्ड देखना चाहिए। जैसे कि CIA ने रिसेंटली इंफॉर्मेंट्स को नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना में इंटरनेट और डार्क वेब के थ्रू, डार्क वेब और इंटरनेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसी जगहों पर, ईरान में इम्प्लांट किया और उसका हमें इंपैक्ट देखने को मिला। उसका बहुत रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन आया है वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनलाइन इंगेजमेंट। क्योंकि अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है और इंटेलिजेंस पर नजर रखना, इंटेलिजेंस का काम करना, यह टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब हमें अपने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से ऊपर उठना चाहिए और हमें ऐसे एक्सपर्ट्स को चुनना चाहिए जो डार्क वेब को कॉम्प्रिहेंड कर सकें, किसी भी मैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर सकें, किसी भी बातचीत को कॉम्प्रिहेंड कर सकें। इन कंट्रास्ट, इंडियाज इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क रिमेन्स लार्जली ओपेक एंड स्टैटिक इन इट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज वी फॉलो अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। वी फॉलो the process of selecting these civil servants through examinations, right? This outdated approach is increasingly incompatible with India's ambitions as a rising global power। क्योंकि ग्लोबल पावर अगर आपको बनना है तो अपने आप को कितना भी आप मजबूत कर लो, इंटरनल सिक्योरिटी को कितना भी स्ट्रांग कर लो और जियो पॉलिटिक्स में कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, आपको एक जासूसी तंत्र की जरूरत है। आप चाणक्य को और कौटिल्य की बातों को हल्के में नहीं ले सकते, राइट? तो ऐसे वक्त में हमें जरूरत है कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की जो कि हमारी पॉलिसीज को रीफ्रेम कर सकें और हमारी डिपेंडेंस जो IPS और IRS ऑफिसर्स के ऊपर है वो खत्म की जा सके, राइट? पुलिस सेंट्रिक फोकस अगर हम देखें तो IPS पर हम इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, IB, ये IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज से लोगों को रिक्रूट करते हैं। साथ ही साथ एडिशनल कैडर्स होते हैं इसके, जैसे रॉ सप्लीमेंट्स रिक्रूटमेंट विद रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस, RAS, start by IS and IRS officers along with some military personnel. Some military personals are also taken in, right? But ये हमारे हायरिंग प्रोसेस को लिमिट करता है और ये कॉलोनियल लेगेसी को भी डिसाइड करता है, दिखाता है कि किस तरीके से जैसा हमें ब्रिटिशर्स छोड़ करके गए थे वैसे ही हम आज तक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, right? While hiring from these departments provide valuable security insights, it limits access to broader talent pools। हम बड़े टैलेंट पूल पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। ओवर रिलायंस ऑन इंटरनल कैंडिडेट्स कैन एक्सक्लूड एक्सपर्ट्स इन डीप टेक
साइंटिफिक पॉलिसीज एंड एकेडमिया, राइट। हम ऐसे एक्सपर्ट्स को नहीं ला पा रहे हैं जो कि डार्क वेब या डीप टेक में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कई सारे ऐसे फ्रीलांसर्स या अपने जॉब्स को उन्होंने ओपन किया है, जिससे कि आउटसोर्स किया है, जिससे कि वो ऐसे एक्सपर्ट्स को ला सकें जिससे कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो ज्यादा मजबूत हो सके। इमेजिनेशन फेलियर, क्योंकि देखो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, वो क्रिएटिव नहीं हो सकते, वो एक रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो कॉपी बुक स्टाइल को फॉलो करते हैं। दे आर नॉट इनफ इमेजिनेटिव और दे आर नॉट इनफ क्रिएटिव। आने वाली थ्रेट्स, आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको वो इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। जो हो गया उस पर जरूर वो एक्शन ले सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन उन तक आ गई उस पर जरूर वो एक्शन ले सकते हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं, कारण क्या है? जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है एंड इंडिया इज इन द एपिसेंटर ऑफ दैट लैंडस्केप। जो भी जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं वो इंडियन ओशन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, और इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि इंडिया उसके एपिसेंटर पर है। इसलिए इंडिया को अपने देश में जो भी सिक्योरिटी को अच्छा करना है वो तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ इंडिया को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी और मजबूत करना होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिमांड अपडेटेड स्किल्स एंड नॉलेज, वो हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स के पास इतनी ज्यादा नहीं है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट नेसेसिटेट्स enhanced intelligence capabilities to ensure national security and strategic advances, right? सिक्योरिटी चैलेंज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी, आज हम एक देश नहीं है, आज पूरी दुनिया अपने आप में एक देश है। वी आर हाईली इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड, ठीक है। तो ऐसे में टेररिज्म फैलाना, इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना बहुत आसान हो जाता है। आप जानते हैं किस तरह बांग्लादेश में कू हुआ, और उस बांग्लादेश के कू के बारे में उस देश में एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी पता नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस हाई इंटरकनेक्टिविटी ओनली, ठीक है। इसके साथ ही साथ एस्पाइनेज के मेथड्स भी चेंज होते जा रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ और नई नई टेक्निक्स को ऐड किया जा रहा है, इसलिए हमें वो भी सीखना समझना जरूरी है। वी नीड स्पेशलाइजेशन इन दीज एरियाज, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एरियाज हैं। पब्लिक एंगेजमेंट, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक स्क्रूटनी नेसेसिटेट बिल्डिंग ट्रस्ट कनेक्शंस विद सिविलियन कम्युनिटीज टू एनहांस इंटेलिजेंस एफर्ट्स। तो हमें सिविलियंस का भी इसमें हेल्प लेने की जरूरत है। सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी, हमारे पास एक्सपर्ट्स बढ़ेंगे तो एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट आएगा, एक्सपर्ट्स के व्यू पॉइंट के बेसिस पर हम अपनी पॉलिसीज को डिजाइन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस में इनोवेशन आएगा, मॉडर्न थ्रेट्स को हम मिटिगेट कर सकते हैं, मॉडर्न थ्रेट्स के लिए अडेप्ट कर सकते हैं, उनके लिए तैयार रह सकते हैं, उनको इमेजिन कर सकते हैं पहले से ही। जैसे कि अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आज दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसने पहले ही अमेरिका को यह चेतावनी दी थी कि 9/11 अटैक होने वाला है, बट ये नहीं बता पाए थे वो कि कहां पर होने वाला है, कब होने वाला है और कौन करने वाला है, राइट। तो इसी वजह से अमेरिका ने इस बात को हल्के में लिया, इस इंटेलिजेंस को हल्के में लिया, बट 9/11 अटैक हुआ। कब होना था यह किसी को भी नहीं पता था। Improved policy relevance. Incorporating policy experts can ensure that intelligence outputs are relevant and accountable. They are actionable for policy makers, right? तो इस तरीके की चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। These are the significance. अब इंडिया का जो इंटेलिजेंस apparatus है वो कॉलोनियल लेगेसी को फॉलो करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटिशर्स हमें जैसा छोड़ करके गए थे हम आज भी वहीं पर हैं, राइट। तो वी नीड टू डीकॉलोनाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वी हैव लिमिटेड टैलेंट पूल, और उस लिमिटेड टैलेंट पूल का सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। द करेंट फोकस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू डाइवर्स इंटेलिजेंस टैलेंट, ठीक है। 140 करोड़ के देश में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू उनको लाओगे, एक एग्जामिनेशन के थ्रू लाओगे, तो हो सकता है बहुत कम लोगों को आप वहां से निकाल सको। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन, इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। वी लैक इन स्पेशलाइजेशन, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रिक्रूटमेंट का तरीका बदलें। इंडिया में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड, भले ही वो रॉ के चीफ विक्रम सूद हों, उन्होंने भी बोला है कि हमें अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ब्रॉडन करने की जरूरत है, हमें स्पेशलिस्ट को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। और इंडिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत ज्यादा सक्सेस पाई है अभी तक ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस 100% तक सक्सेसफुल करके आते हैं वो, बट फिर भी हमें और ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, जिससे कि हम अपने एम्बिशंस
जो हमारा एस्पिरेशन है उसको हम अचीव कर सकें। हमें कॉलोनियल लेगेसी के बियॉन्ड जाने की जरूरत है। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग इंटेलिजेंस एजेंसी, मेकिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज मोर वाइब्रेंट, मोर एक्सपर्टीज ओरिएंटेड, कि हम ज्यादा अच्छे से पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकें और हम इमेजिन कर सकें आने वाली थ्रेट्स को। I hope this discussion will help you in your preparation. If you found this video helpful, do subscribe to the channel and share with other people as well. Thank you so much.